बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड द इनर्शियल फ्रेम्स। तो इसके स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज द बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, ऑब्वियसली द बुक रिमेन्स एट रेस्ट। Now imagine that you push the book with a horizontal force great enough to overcome the force of the friction between the book and the table। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम एक बुक की एग्जांपल ले रहे हैं कि जो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो बुक टेबल पर डेफिनेटली क्या होगी, रेस्ट पर होगी। ऑब्वियसली द बुक इज रिमेन एट रेस्ट पर ही रहेगी। अगर हम पुश करते हैं बुक को किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो कि इतनी हो कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द टेबल को ओवरकम कर सके, तो एज अ रिजल्ट बुक क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो ये जो फोर्स है जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द अदर फोर्सेस वो क्या हो सकती हैं, जो कि बुक के ऊपर अर्थ लगा रही है, और इसी तरीके से नॉर्मल फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल। ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो रेफर की जाती हैं एज अ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि तमाम की तमाम वो फोर्सेस हैं जो बुक के ऊपर बैरूनी तौर पर लग रही है, एक्सटर्नली लग रही है, इनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। Next, you can keep the book in motion with constant velocity by applying a force that is just equal in magnitude to the force of friction and act in the opposite direction। और अगर हम चाहते हैं कि बुक को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएं, तो हम जो फोर्स लगा रहे थे वो एटलीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। If you then push harder to so that the magnitude of your applied force exceed the magnitude of the force of friction, अगर हमारी फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं बुक के ऊपर, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगी, द बुक विल बी एक्सलरेट। ये देख रहे हैं। if you stop pushing, the book stops after moving a short distance because the force of friction retarded its motion। अगर हम पुश करना छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि बुक जो है वो कुछ देर के बाद जो है रुक जाएगी। Suppose you now push the book across a smooth horizontal wax floor। अगर हम उसी बुक को अब एक वैक्स फ्लोर के ऊपर मूव करवाएं, पुश करें, वैक्स फ्लोर मीन के ऐसा फ्लोर जिसके ऊपर आपका ऑयली है या ग्रीस लगी है, तो अब क्या होगा कि द बुक अगेन कम टू रेस्ट आफ्टर यू स्टॉप पुशिंग बट यू नॉट एज क्विकली एज बिफोर। तो अगर हम पुश करने के बाद देखें तो बुक क्या करेगी, अगेन रुक जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं रुकेगी जितनी कि पहले केस में कि जब आपने बुक को पुश किया था ऑन द टेबल। तो उस केस में बुक जल्दी रुकी थी, लेकिन वैक्स फ्लोर के ऊपर या ऑयली सरफेस के ऊपर जो है हमारी बुक जो है वो इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, वो बल्कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगी। नाउ इमेजिन अ फ्लोर so highly polished that the friction is absent। अगर हम इसी बुक को अब एक ऐसे फ्लोर के ऊपर मूव कराएं जिसकी फ्रिक्शन जो इतना पॉलिश्ड सरफेस है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, तो इस केस में जब बुक को हम वन सेट्स इन मोशन, जब हम एक दफा इसको पुश करके छोड़ देंगे तो ये मूव करती रहेगी अंटिल इट हिट्स अ वॉल, जब तक इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दीवार नहीं आएगी, तो ये बुक जो है वो मूव करती रहेगी। बिफोर अबाउट 1600, 1600 साल पहले अगर हम बात करें, द साइंटिस्ट फेल्ट दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ द मैटर वाज द स्टेट ऑफ द रेस्ट। तो अगर हम किसी भी मैटर की अगर हम बात करें तो उसकी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, आइदर इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी मैटर जो है वो या तो रेस्ट कंडीशन में आपको मिलेगा या मूव करता हुआ मिलेगा। तो 1600 अबाउट 1600 ईयर्स बिफोर, 1600 साल पहले हम ये देखते हैं कि साइंटिस्ट यही सोचते थे या महसूस करते थे कि जो मैटर है उसकी नेचर स्टेट जो है वो है रेस्ट स्टेट है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचर स्टेट ऑफ द मैटर। But the Galileo was the first to take a different approach to the motion and the natural state of the matter। लेकिन गैलीलियो पहला साइंटिस्ट था जिसने मोशन के बारे में एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किए
न सिर्फ मोशन के बारे में डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की, बल्कि उस नेचर स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में भी उसके जो आइडिया है या ख्यालात थे वो डिफरेंट थे बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले में। ये डिवाइस though experiments such as the one we just discussed for a book on a frictionless surface and conclude that it is not the nature of an object to stop once set in motion, rather it, it is its nature to resist change in its motion। जो एग्जांपल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बुक की बात कर रहे थे, जो कि बुक टेबल के ऊपर हम मूव करवा रहे थे, फिर वेक्स फ्लोर और फ्रिक्शनलेस पॉलिश सरफेस के ऊपर मूव करा रहे थे, तो उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये इट इज़ नॉट द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप वन सेट इन मोशन, ये ऑब्जेक्ट की नेचर नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि जैसे हम बाकी साइंटिस्ट कह रहे थे कि स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचर स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि अगर ये बात हम मान भी लेते हैं कि किसी भी मैटर की जो नेचर स्टेट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इसका मतलब है कि किसी भी मैटर को अगर आप मूव करवाएं तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली कोई रिटार्डिंग फोर्स ना भी होगी तो वो खुद ब खुद रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि नेचर स्टेट ऑफ रेस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो किसी ऐसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जहां पर या किसी ऐसी इन्वायरमेंट में मूव करवाया जाए जहां पर रिटार्डिंग फोर्स या उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा। इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट द नेचर स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। उसकी फिर स्टेट ऑफ जो नेचर स्टेट ऑफ मैटर होगी वो मोशन होगी, तो ये जरूरी नहीं कि नेचर स्टेट ऑफ मैटर इज दी रेस्ट ही होगी, वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, वो स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है। इन हिज वर्ड, अगर हम उसके अल्फाज में ही बात करें, any velocity once imported to a moving body will be rigidly maintained as long as external cause of the retardation are removed। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाते हैं या उसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा रिजिडली, और उतनी देर तक करेगा जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल रिटार्डेशन जो है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ द रिटार्डेशन जो है उसको आप रिमूव ना कर लें। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वेलोसिटी दे देते हैं या उसको किसी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन तभी कर सकता है कि जब हम एक्सटर्नल कॉज ऑफ रिटार्डेशन, जो कि बैरूनी रिटार्डेशन हम कहते हैं ना नॉर्मली कि ये बच्चा बड़ा रिटार्डेड है, तो हम उस बच्चे को रिटार्डेड कहते हैं, जो जिसको आप जिस काम से मना करते हैं तो वो आपके उसी काम के आके बात की मुखालफत करता है। तो रिटार्डेशन से मरा यहाँ पर यही है कि जो रिटार्डेशन फोर्स हैं, रिटार्डिंग फोर्स हैं जो कि मोशन को अपोज करते हैं, अगर जितनी भी हम एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द रिटार्डेशन को रिमूव कर दें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो फिर वो अपनी वेलोसिटी को बहाल रखेगा। दिस न्यू अप्रोच टू द motion was later formalized by the Newton in a form that has come to known as the Newton law of first law of motion। तो इस अप्रोच को जो मोशन के बारे में थी डिफरेंट अप्रोच जो कि बाकी साइंटिस्ट से डिफरेंट थी, इसको न्यूटन ने फॉर्मुलाइज किया और एक नई शक्ल इस तरह उसको हम आजकल जो जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की टर्म में। तो वो क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो क्या कहता है न्यूटन लॉ कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर हम खत्म कर दें या उनकी गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही होंगी तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंटिन्यूसली मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यहाँ पर अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मरा ये इन अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड के साथ। In simpler terms, we can say that when no force act on an object, the acceleration of the object is zero। अब यहाँ पर जो बात हम कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब वो एक्सलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर रहा, उसकी एक्सलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। If nothing acts to change the object motion, then its velocity does not change। अगर इसके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
From the first law, we conclude that an isolated object, that one that does not interact with the environment, is either at rest or moving with the constant velocity. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड जैसे हम आजकल बात करें आइसोलेशन की, आइसोलेशन से मुराद कि आपके इन्वायरमेंट के साथ या दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आइसोलेशन की बात कर रहे हैं इन मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैरूनी एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो इंटरेक्ट ना कर रहा हो। डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स लगाएगा ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो जब ये इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जिसका मतलब कोई भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। और अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो डेफिनेटली वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही से मूव करता रहेगा, क्योंकि वह उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करी। The tendency of an object The tendency of an object to resist any attempt to change its velocity is called the inertia of the object. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्ट करता है जब आपके उसकी वेलोसिटी में चेंज आते हैं। अब लेट से वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और अगर हम उसको ऊपर फोर्स लगाकर उसको मूव करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जीरो से इंक्रीज करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्सटर्नल फोर्स को या को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी बढ़ा भी सकते हैं, वो फोर्स अगर वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में लग रही है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि वो रिटार्डिंग फोर्स हो, कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और उसकी वेलोसिटी उल्टा कम होना शुरू हो। तो इस केस में भी ये जो ऑब्जेक्ट है रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स को, जो कि उसकी वेलोसिटी को चेंज का काज बन रही होगी। अब जैसे कि इस फिगर में, इन द फिगर वॉल ऑफ द बिल्डिंग डिड नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मूविंग ट्रेन दैट वाज लार्ज एनफ टू स्टॉप इट। तो एक जैसे कि दीवार के ऊपर साथ एक ट्रेन आकर मूविंग ट्रेन हिट करती है, तो ये दीवार जो है वो कि उस मूविंग ट्रेन के ऊपर इतनी फोर्स ना नहीं लगा सके कि उसको स्टॉप कर सके, और उल्टा क्या हुआ कि ट्रेन ने जो है वो दीवार को तोड़ते हुए आगे चली गई है। Next is the inertial frame of inertial frame. An inertial frame of reference is the one that is not accelerating. अब हमने इससे पहले भी जब बात की थी पिछले लेक्चर में, तो हमने वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, एस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर अब उन्हीं में से हम उसी को एक्सटेंड करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि एक ऑब्जर्वर जो है वो रोड के किनारे या अर्थ पर बैठा, अर्थ के ऊपर मौजूद है, और दूसरा एक ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ, वो भी अर्थ के ऊपर मौजूद है लेकिन वो एक कार के अंदर मूव कर रहा है। तो इन दोनों पर्सन के या ऑब्जर्वर की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट है। एक जो है ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली रेस्ट पर होगा, और एक वो पर्सन जो कि मूविंग कार में है, उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नहीं है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको कहते हैं कि जो एक्सेलरेट ना कर रहा हो, जिसके एक्सेलरेशन जीरो हो। अब अगर वो कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे स्ट्रेट लाइन में तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। Now, because अब inertial frame of reference, because Newton first law deals only with the objects that are not accelerating, it holds only in an inertial frame of inertial frames. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है जो कि एक्सेलरेट ना कर रहे हों। इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही होल्ड करेगा। यहाँ पर मैं एक थोड़ी बात का वजाहत करता चल रहा हूँ कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं होल्ड करेगा बल्कि फिजिक्स के तमाम लॉज होल्ड करेंगे। Any frame of any reference frame that moves with constant velocity relative to an inertial frame is itself inertial frame. अब अगर जैसे हम बात करें कोई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें पता लगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव अगर कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो,
तो वो सेकंड फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम, वो भी क्या होगा, वो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। लेट्स से हमने जिस कार की बात की थी, वो कार है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उस कार के मुताबिक एक और कार भी जो है वो भी क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये कार, फर्स्ट कार को हम ले लेते हैं कार ए, जो कार सेकंड कार है वो कार बी है। तो ये कार बी अगर कार ए के मुताबिक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और कार ए ऑलरेडी क्या कर रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो चूंकि हमने कार ए को कहा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और कार ए के मुताबिक कार बी भी क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब कार बी भी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। A reference frame that moves with constant velocity relative to the distance from a star is the best approximation of an inertial frame. And for our purpose, we can consider the planet Earth as being such a frame. अगर हम किसी स्टार्स या स्टार्स के डिस्टेंस स्टार दो के मुताबिक किसी भी मूविंग फ्रेम, जैसे कि अर्थ की बात करें कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। यहाँ पर एक और बात होती थी, अर्थ इज नॉट रियली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अर्थ के बारे में एक बात और भी है कि हम या किसी भी प्लेनेट की बात करें, तो यहाँ पर हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ इज नॉट रियली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ये इसके बारे में हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन एंड इट्स रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और उसकी इसका मतलब वो ऑर्बिटल मोशन कर रही है, और जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करती है, स्पिन करती है। तो लिहाजा इसके दो किस्म में मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन मोशन है। अब जब हम बात करते हैं कि अर्थ ट्रेवल करती है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो वो क्या करती है कि महसूस करती है, या अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो 4.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन महसूस करेंगे टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द सन। ठीक है जी। ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये जो 4.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी अर्थ की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ड्यू टू द रिवॉल्विंग ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सेकंड, अगर हम बात करें कि अर्थ रोटेट्स करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो और वो अपने एक्सेस के गिर्द भी रिवॉल्व करती है, और 24 घंटों में वो अपने एक स्पिन कंप्लीट करती है। तो लिहाजा इट्स स्पिन की वजह से भी उसके अंदर एक एडिशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 3.37 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसके एक्सिस के टुवर्ड या सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी इस एक्सेलरेशन में। अब देखा जाए तो ये दोनों एक्सेलरेशन 3.37 जो कि स्पिन इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि स्पिनिंग की वजह से अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन, और 4.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ, ये दोनों एक्सेलरेशन जो है वो जी के मुकाबले में बहुत कम है, 1000 टाइम कम है, जो कि ऑर्बिटल एक्सेलरेशन जो है देखा जाए तो 1000 टाइम कम है, और जबकि स्पिन की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो 100 टाइम कम है। तो इनको जी के मुकाबले में देखा जाए तो हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा इन दोनों का अगर हम निगलेक्ट करें जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अर्थ को कह सकते हैं कि ये किसी हद तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट नॉट 100% एक्चुअली, हम इसको टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते थे तो हमने कल देखा था कि न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन इट। वो यही बताता है कि जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है जी। इट आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। या तो वो क्या होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक या तो वो रेस्ट पर होगा या मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें उस क्वेश्चन, हमारे उस क्वेश्चन का आंसर देता है कि जब व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो ना हो, यानी कि फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है। तो इसके बारे में हमें न्यूटन सेकंड लॉ हमें आंसर देता है। इमेजिन पुशिंग अ बुक ब्लॉक ऑफ आइस अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस
हम इमेजिन करते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ आइस है जिसको हम पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। When you exert some horizontal force, जब हम उसके ऊपर कोई horizontal force F अप्लाई करते हैं, the block move with some acceleration A, तो ऑब्जेक्ट ब्लॉक क्या करता है, वो उसके अंदर acceleration A प्रोड्यूस होती है in the direction of force. If you apply a force twice as great, अगर हम फोर्स को डबल कर दें तो हम देखेंगे एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फोर्स को ट्रिपल कर दें, 3 टाइम कर दें, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी जो होगी ट्रिपल हो जाएगी एंड सो। From such observation is यहाँ से हम देखें तो we can conclude that the acceleration of an object is directly proportional to the resultant force acting on it. तो इन एक्सपेरिमेंट से या ऊपर जो हमने डिस्कशन की है उससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कि उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। मजीद हम देखें द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स मास। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम इन एक्सपेरिमेंट को देखते हुए इस ऊपर वाली बात को यानी कि कैसे एक्सेलरेशन जो मास के ऊपर डिपेंड करती है समझ सकते हैं। अगर हम देखें इफ यू अप्लाई अ फोर्स एफ, अगर अब हम फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और एक ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो हम देखेंगे अगर ब्लॉक क्या करेगा, अंडरगो सम एक्सेलरेशन ए। अगर उसी ब्लॉक का हम मैच क्या कर दे, डबल कर दे, तो उसी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो जो कि फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है, तो अब एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास जो है मैच डबल करने से एक्सेलरेशन जो वो हाफ प्रोड्यूस होगी यानी कि a/2 हाफ टाइम, यानी कि हाफ टाइम क्या होगी 1/2 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। सेम केस अगर हम मैच को ट्रिपल कर दें तो हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है उसी आइस ब्लॉक की अगर उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है तो एक्सेलरेशन जो 1/3 टाइम डिक्रीज कर जाएगी एंड सो अगेन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम दिस डिस्कशन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। These observations are summarized in the Newton's second law। in observation को हम summarize करें तो in the term of Newton's second law वो ये है the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इसके ऊपर अप्लाई होने वाली नेट फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसी को हम रीअरेंज करें द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू द एम ए। ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही थी जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, सिंगल फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करती। Note that this equation is a vector expression and hence it is equivalent to three components equation। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास थी या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है। देखा जाए तो एफ नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, नेट फोर्स के अलॉन्ग है। तो इसको हम थ्री कंपोनेंट्स के अक्रॉस भी लिख सकते हैं। सम ऑफ नेट फोर्सेस अलॉन्ग एक्स इक्वल टू द mass into the acceleration along x direction। Same way, sum of the net forces along net force along y axis is equal to the mass into the acceleration along y direction। And same case, the net forces along z axis is equal to the mass into the acceleration along z axis। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे और प्रॉब्लम है जो कि puck move having a mass of the 0.3 kg 0.30 kg slides on the horizontal frictionless surface of an ice ring। अभी हमारे पास आइस हॉकी पक है जो कि आप देखें कि ये इसका मास कितना हमारे पास 0.30 kg है जो कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ आइस के ऊपर मूव करती है, स्लाइड करती है। टू फोर्सेस एक्ट ऑन द पक, दो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही है एज शोन इन द फिगर 5 दिस। एक फोर्स F2 है जो कि हमारे पास क्या है 8 न्यूटन है, कितने एंगल पर एक्ट कर रही है 60 डिग्री अलोंग द एक्स एक्सिस। द फोर्स F1 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द 5 न्यूटन और जो F1 फोर्स है वो उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 न्यूटन है जो एक्स एक्सिस से बिलो 20 डिग्री के अलोंग एक्ट कर रही है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द पक कि एक्चुअली जो है अब ये दो फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर F2 और F1। अब इन दो फोर्सेस के
मौजूदगी में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितनी मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एक्स डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं, तो एफ यहाँ पर अगर हम देखें F1 के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करवाएं, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो है वो F1 का एक्स कंपोनेंट का होगा। और इसी तरीके से हम F2 के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास कहलाएगा F2 का एक्स कंपोनेंट। और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास ये क्या है F2 का एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास वो F1 का एक्स कंपोनेंट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज द सम ऑफ द F1x प्लस F2x। ठीक है जी। तो नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज द सम ऑफ द F1x जो हमने वहां पर डायग्राम में शो किया था, प्लस F2x जो कि इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कंपोनेंट जो है ऑफ F1 और F2 के एक्स डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में, लिहाजा हमारे पास जो है वो उनको हम सिंपली सम अप कर रहे हैं या दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, समेशन का मतलब पॉजिटिव। अब F1x देखा जाए तो वो क्या होगा, F1x इज दी, यहाँ पर देखा जाए F1x जो कि ये आपके पास है, दैट इज दी, क्योंकि जब आपका एंगल हम यहाँ पर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये -20 डिग्री कंसिडर होगा, और ये जो आपके पास 60 डिग्री है ये क्लॉकवाइज है तो ये +60 डिग्री कंसिडर होगा। एंगल के हमेशा रोटेशन याद रखिएगा, हम क्या लेते हैं, एंगल की हमेशा जो डायरेक्शन ली जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। F1 के बारे में ये जो मैंने आपको बताया था ये मैं गलत कर गया हूँ, ये 20 डिग्री माइनस क्यों है कि यहाँ पर जो F2 की ये जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो क्लॉकवाइज है, तो ये इसलिए -20 डिग्री कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा अगर हम F1x की बात करें तो F1x इक्वल टू क्या होगा, F1 कॉज ऑफ, दोनों कॉज फैक्टर के साथ है, ये कॉज ऑफ -20 डिग्री होगा। और इसी तरह के यहाँ पर अगर हम बात करें F2x की जो हम शो कर रहे थे, हमारे पास होगा F2 cos ऑफ F2 कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस 60 डिग्री। ठीक है जी, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास F1 क्या है, F1 cos ऑफ -20 डिग्री प्लस F2 cos ऑफ 60 डिग्री जो मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया। ठीक है जी, ये हम वैल्यू सम अप करने के बाद हमारे पास जो है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो है 8.7 आ जाती है। नाउ नेट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो वो हमारे पास देखें बैक साइड पर, मैं अगेन डायग्राम में जाता हूँ, तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे मैं उनको दोबारा कंसिडर करता हूँ। ठीक है जी,
ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास होगा ये F2 का y कंपोनेंट है जो यहाँ तक आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि वो F2 साइन ऑफ 60 डिग्री होगा। ठीक है जी, ये मेरे पास कोई पेन नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम दी हेड ऑफ दी F1। ये हमारे पास जो शो होगा, ये हमारे पास क्या होगा, F1 का y कंपोनेंट होगा। अब ये देख रहे हैं डायग्राम में दोनों कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम लेंगे F2 जो कि पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जो कि F1y जो कि नेगेटिव y डायरेक्शन के अलॉन्ग है वो माइनस कंसिडर किया जाएगा। तो जब हम इनको सम करेंगे, एक्चुअली हम नेट फोर्सेस अराउंड वाई एक्सिस की बात करें तो हम लिखेंगे F1y प्लस F2y। चूंकि F1y जो है वो माइनस में है, वो खुद यहाँ से क्योंकि -20 डिग्री जब हम पुट करेंगे वो नेगेटिव खुद ब खुद हो जाएगा, प्लस F2 साइन ऑफ 60। ये हमारे पास देखेंगे F1y डायग्राम में भी माइनस हो रहा था, यहाँ पर भी साइन ऑफ -20 पुट करने से भी माइनस हो गया। ओवरऑल जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स आ रही है वो हमारे पास 5.29 न्यूटन 5.2 न्यूटन आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारे पास क्या हो गया एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने कहा नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू द एम ए इनटू एक्स, ये हम पीछे डिस्कस। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 8.7 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द हॉकी पंक पक हॉकी सॉरी हॉकी पक जो है वो हमारे पास है 0.30 kg। तो इसका मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि हॉकी पक जो है वो एक्स एक्सिस अलोंग 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सिमिलरली ए वाई हम कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय मैथ। हमारे पास जो है वैल्यूज पुट करने के बाद ये वाली आ जाती है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग भी एक्सेलरेट कर रहा है विद वैल्यू ऑफ 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक्चुअल ओवरऑल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ओवरऑल एक्सेलरेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, पहले एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज द 29 का हम स्क्वायर लेंगे प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 17 का स्क्वायर और सम करके इनका ओवरऑल स्क्वायर रूट लेंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कि ओवरऑल जो है एक्सेलरेशन इज 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। यहाँ हम वोल्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 30 डिग्री। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ 30 डिग्री यहाँ की इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है जी, कुछ यहाँ से उसका एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री में, ये उसकी एक्सेलरेशन होगी नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी, इसी डायरेक्शन में जो है वो आपकी नेट फोर्स भी है। ठीक है जी, next is the force of the gravity and the weight. This is the last article. We are all well aware that the objects are attracted towards the earth. हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। The attractive force exerted by the earth on the object is called the force of gravity, और हम इसको force of gravity कहते हैं। जिस जो जमीन जो है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स जमीन के सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। A free falling object experience an acceleration g acting toward the center of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड द अर्थ, वो मूव करते हुए उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो जी कहलाती है, या 9.8 होती है जो कि हम जानते हैं। तो अब अगर हम न्यूटन लॉ सेकंड लॉ को अप्लाई करें तो इसका मतलब नेट फोर्स जो है हमारे पास किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एम ए। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में के बात करते हैं हम,
तो उसका जिसका मास क्या हो हमारे पास m हो, तो उस केस में क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल आ रही है, g के इक्वल आ रही है, जैसा हम एक को g से रिप्लेस करेंगे। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के जो नेट फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स यहाँ पर होना चाहिए समीशन एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ जी के इक्वल होना चाहिए। वो यानी कि नेट फोर्स ऑन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वेट की इक्वल है, तो लिहाजा नेट फोर्स को हम रिप्लेस जब यहाँ पर करेंगे नेट फोर्स की जगह हम क्या करेंगे, नेट फोर्स की जगह हम पुट करेंगे, इस नेट फोर्स की जगह हम अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन समीशन ऑफ एफ इक्वल टू एफ जी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, एफ जी इक्वल टू मास इनटू ए की जगह हमने जी पुट किया। Thus, the weight of an object being defined as the magnitude of the Fg equal to, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वेट की बात करें तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक्चुअली फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस फार्मूला, और वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, एम जी की इक्वल होगी। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जी, क्योंकि वेट जो है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वेट वेरीज विद द जियोग्राफिक लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक वेट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। हेंस वेट अनलाइक मास इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिहाजा जो वेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि मास है, मास कहीं पर भी आप चले जाएं जियोग्राफिक लोकेशन चेंज भी करें तो मास जो है आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो है वो जियोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक चेंज होगा। मतलब ये है कि जो जो हम ज़मीन की सतह से हाइट गेन करेंगे तो हमें पता है कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और द सेंटर ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू जब कम होगी तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम होगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास 70 kg, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास ले लें 70, तो इसका वेट जो है इन लोकेशन वेयर जी, अगर कहीं पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 686 न्यूटन होगा, अबाउट 150 पाउंड। अगर वही ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास 70 केजी है वो माउंटेन की टॉप पर चला जाए जहां पर हमारे पास जी की वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहां पर उसका वेट जो है वो 684 न्यूटन हो जाएगा। ये पहले देखें तो हमारे पास जो है उसका वेट जो है जहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि इक्वेटर पर कह लें 686 था, वो 2 न्यूटन कम होकर 684 हो गया। So therefore, if you want to lose your weight without going on diet, बगैर डाइट के अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, तो आप किसी पहाड़ी की टॉप पर चले जाएं, माउंटेन पर के ऊपर, और वहां पर आप देखेंगे तो आपका जितनी हाइट आप ज़्यादा लेंगे, लेट से 30,000 फीट पर आप चले जाते हैं किसी एयरप्लेन के अंदर, और वहां पर आप अपना वेट फाइंड आउट करेंगे तो आपका वेट जो है वो डेफिनेटली कम होगा। थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट्स।